शरद के आरंभ में दफ्तर से 2 मास की छुट्टी ले ली थी। स्वास्थ्य सुधार के लिए पहाड़ी प्रदेश में चला गया था। पत्नी और बेटी भी साथ थी। बेटी की आयु तब 7 वर्ष की थी। उस प्रदेश में बहुत छोटे छोटे पड़ाव हैं। एक खच्चर किराए पर ले लिया, असबाब खच्चर पर लाद लेते थे और तीनों हंसते बोलते पड़ाव पड़ाव पैदल यात्रा कर रहे थे। रात पड़ाव की किसी दुकान पर या डाक बंगले में बिता देते थे। कोई स्थान अधिक सुहावना लग जाता तो वहां 2 रात ठहर जाते। एक पड़ाव पर हम लोग डाक बंगले में ठहरे हुए थे। वह बंगला छोटी सी पहाड़ी के पूर्वी आंचल में है। बंगले के चौकीदार ने बताया, साहब लोग आते हैं तो चोटी से सूर्यास्त का दृश्य जरूर देखते हैं। चौकीदार ने बता दिया था कि बंगले के बिल्कुल सामने से ही जंगलाती सड़क पहाड़ तक जाती है। पत्नी सुबह 8 मील पैदल चल चुकी थी। उसे संध्या फिर पैदल 3 मील चढ़ाई पर जाना और लौटने का उत्साह अनुभव न हुआ, परंतु बेटी साथ चलने के लिए मचल गई। चौकीदार ने आश्वासन दिया, लगभग 1.5 मील सीधी सड़क है और फिर पहाड़ी पर अच्छी साफ पगडंडी है। जंगली जानवर इधर नहीं है। सूर्यास्त के बाद कभी कभी छोटी जातियों के भेड़िए जंगल से निकल आते हैं। भेड़िए भेड़ बकरी के मेमने या मुर्गियां उठा ले जाते हैं, आदमियों के समीप नहीं। मैं बेटी को साथ लेकर सूर्यास्त से 3 घंटे पूर्व ही चोटी की ओर चल पड़ा। सावधानी के लिए टॉर्च साथ में ले ली। पहाड़ी तक 1.5 मील रास्ता बहुत सीधा साफ था। चढ़ाई भी अधिक नहीं थी। पगडंडी से चोटी तक चढ़ने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर पश्चिम की ओर बर्फानी पहाड़ों की श्रृंखलाएं फैली हुई दिखाई दी। क्षितिज पर उतरता सूर्य बर्फ से ढकी पहाड़ी की रीढ़ को छूने लगा तो ऊंची नीची आगे पीछे खड़ी हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं अनेक इंद्रधनुषों के सामने झलमलाने लगी। हिम के स्फटिक कणों की चादर पर रंगों के खिलवाड़ से मन उमग उमग उठता था। बच्ची उल्लास से किलक किलक उठती थी। सूर्यास्त के दर्शन का सम्मोहन बहुत प्रबल था, परंतु ध्यान भी था। रास्ता दिखाई देने योग्य प्रकाश में ही डाक बंगले को जाती जंगलाती सड़क पर पहुंच जाना उचित है। अंधेरे में असुविधा हो सकती है। सूर्य आग की बड़ी थाली के समान लग रहा था। वह थाली बर्फ की सूली पर अपने किनारे पर खड़ी वेग से घूम रही थी। आग की थाली का सने सने बर्फ के कंगूरों की ओट में सरकते हुए जाना बहुत ही मनोहारी लग रहा था। हिम के असम विस्तार पर प्रतिक्षण रंग बदल रहे थे। बच्ची उसी दृश्य को विस्मय से मुंह खोले देख रही थी। दुलार के समझाने पर भी वह पूरे सूर्य के पहाड़ी की ओट में हो जाने से पहले लौटने के लिए तैयार नहीं हुई। सहसा सूर्यास्त होते ही चोटी पर बर्फ की श्यामल नीलिमा फैल गई। पहाड़ी की चोटी पर अब भी प्रकाश था, पर हम ज्यों ज्यों पूर्व की ओर नीचे उतर रहे थे, अंधेरा घना होता जा रहा था। आपको भी अनुभव होगा कि पहाड़ों में सूर्यास्त का झुटपुट उजाला बहुत देर तक नहीं बना रहता। सूर्य पहाड़ की ओट में होते ही उपत्यक से सहसा अंधेरा हो जाता है। मैं पगडंडी पर बच्ची को आगे किए पहाड़ी से उतर रहा था। अब धुंधलका हो जाने के कारण स्थान स्थान पर कई पगडंडियां निकलती फटती जान पड़ती थी। हम स्मृति के अनुभव से अपनी पगडंडी पहचान कर नीचे जिस रास्ते पर उतरे वह डाक बंगले की पहचानी हुई जंगलाती सड़क कहीं जान पड़ी। अंधेरा हो गया था। रास्ता खोजने के लिए चोटी की ओर चढ़ते तो अंधेरा अधिक घना हो जाता
और अधिक भटक जाने की आशंका थी। हम अनुमान से पूर्व की ओर जाती पगडंडी पर चले। जंगल में घुप अंधेरा था। टॉर्च से प्रकाश का जो गोला सा पगडंडी पर बनता था, उससे कटीले झाड़ों और ठोकरों से बचने के लिए सहायता मिल सकती थी, परंतु मार्ग नहीं ढूंढा जा सकता था। चौकीदार ने अचल में आसपास काफी बस्ती होने का आश्वासन दिया। सोचा, समीप ही कोई बस्ती या झोपड़ी मिल जाए, रास्ता पूछ लेंगे। हम टॉर्च के प्रकाश में झाड़ियों के बचते पगडंडी पर चले जा रहे थे। 20-25 मिनट चलने के बाद एक हमारा रास्ता काटते हुए एक अधिक चौड़ी पगडंडी दिखाई दी। सामने एक के बजाय 3 मार्ग देखकर दुविधा और घबराहट हुई। ठीक मार्ग कौन सा होगा? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की अपेक्षा भटकाव का ही अवसर अधिक हो गया था। घना अंधेरा, जंगल में रास्ता जान सकने का कोई उपाय नहीं था। आकाश में तारे उजले हो गए थे, परंतु मुझे तारों की स्थिति में दिशा पहचान सकने की समझ नहीं है। पूर्वी दिशा दाईं ओर होने का अनुभव था, इसलिए चौड़ी पगडंडी पर दाईं ओर चल गए। आधे घंटे तक चलने पर एक और पगडंडी रास्ता काटती दिखाई दी। समझ लिया हम बहुत भटक गए हैं। मैंने सीधे सामने चलते जाना ही उचित समझा। जंगल में अंधेरा बहुत घना था। उत्तरी वायु चल पड़ने से सर्दी भी काफी हो गई थी। अपनी घबराहट बच्ची से छिपाए था। बच्ची भयभीत न हो जाए, इसलिए उसे बहलाने के लिए और उसे रुकावट का अनुभव न होने देने के लिए कहानी सुनाने लगा। परंतु बहलाव थकावट को कितनी देर भुलाए रखता। बच्ची बहुत थक गई थी, वह चल नहीं पा रही थी। कुछ समय उसे शीघ्र ही बंगले जाने का आश्वासन देकर उत्साहित किया और फिर उसे पीठ पर उठा लिया। वह मेरे कंधे के ऊपर से मेरे सामने टॉर्च का प्रकाश डालती जा रही थी। मैं बच्ची के बोझ और थकावट से हाँफता हुआ अज्ञात दिशा में चलता जा रहा था। मेरे पीठ पर बैठी बच्ची सर्दी से सिहर सिहर उठती थी और मैं हाँफ हाँफ कर पसीना पसीना हो गया था। कुछ समय बाद मैं दम लेने के लिए बच्ची को पगडंडी पर खड़ा करके घड़ी देख लेता था। अधिक रात न हो जाने के आश्वासन से कुछ साहस मिलता था। हम अनजाने जंगल के घने अंधेरे में 2.5 घंटे तक चल चुके थे। मेरी घड़ी में 9:30 बज गए तो मेरा मन बहुत घबराने लगा। बच्ची को कहानी सुनाकर बहलाना संभव न रहा। वह जंगल में भटक जाने के भय से माँ को याद कर ठुसक ठुसक रोने लगी। बंगले में अकेली घबराती पत्नी के विचार ने और भी व्याकुल कर दिया। मेरी टांगें थकावट से कांप रही थी। सर्दी बहुत बढ़ गई थी। जंगल में वृक्ष के नीचे रात काट लेना भी संभव नहीं था। छोटे भेड़िए भी याद आ गए। वहां के लोग उन भेड़ियों से नहीं डरते थे, पर छोटी बच्ची साथ होने पर भेड़िए से भेंट की आशंका से मेरा रक्त जमा जा रहा था। हम जंगल से निकलकर खेतों में पहुंचे तो 10 बज चुके थे। कुछ खेत पार कर चुके तो तारों के प्रकाश में कुछ दूरी पर झोपड़ी का आभास मिला। झोपड़ी में प्रकाश नहीं था। बच्ची को पीठ पर उठाए फसल भरे खेतों से झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के कुत्ते ने हमारे उस ओर बढ़ने का ऐतराज किया। कुत्ते की क्रोध भरी ललकारता से संतावना ही मिली। विश्वास हो गया झोपड़ी सूनी नहीं थी। पहाड़ों में वर्षा की अधिकता के कारण छतें ढालू बनाई जाती है। गरीब किसान ढालू छत के भीतर स्थान का उपयोग कर सकने के लिए अपनी झोपड़ियों को 2 तल्ला कर देते हैं। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और चारों ओर कांटों की ऊंची बाड़। किसान लोग नीचे के तल्ले में अपने पशु बांध लेते हैं और ऊपर के तल्ले में उनकी गृहस्थी रहती है। मैं झोपड़ी की बाड़ के मोहरे पर पहुंचा तो कुत्ता मालिक को चेताने के लिए बहुत जोर से भौंका।
झोपड़ी का दरवाजा और खिड़की बंद थे। मेरे कई बार पुकारने और कुत्ते के बहुत उत्तेजना से भौंकने पर झोपड़ी के ऊपर के भाग में छोटी सी खिड़की खुली। झुंझलाहट की ललकार सुनाई दी। कौन है? इतनी रात गए कौन आया है? झोपड़ी के भीतर अंधेरे में से आती ललकार को उत्तर दिया। मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, छोटी बच्ची साथ है, पड़ाव के डाक बंगले पर जाना चाहता हूँ। खिड़की से एक किसान ने सिर बाहर निकाला और क्रोध से फटकार दिया। तुम शहरी हो ना? तुम आवारा लोगों को देहात में क्या काम? चोरी चिकारी करने आए हो? भाग जाओ, नहीं तो काट कर 2 टुकड़े कर दूंगा और कुत्ते को खिला दूंगा। किसान को अपनी और बच्ची की दयनीय अवस्था दिखलाने के लिए उसने ऊपर टॉर्च का प्रकाश डाला और विनती की। बाल बच्चेदार ग्रस्त हूँ, चोटी का सूर्यास्त देखने गए थे, भटक गए। पड़ाव के बंगले में बच्चे की माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही है। बंगले का चौकीदार बता देगा। पड़ाव के डाक बंगले पर जाना चाहता हूँ, रास्ता दिखाकर पहुँचा दो तो बहुत कृपा होगी। तुम्हें कष्ट तो होगा, यथाशक्ति मूल्य चुका दूंगा। किसान और भी क्रोध से झल्लाया। पड़ाव और डाक बंगला तो यहाँ से 7 मील है। कौन तुम्हारे बाप का नौकर है जो इस अंधेरे में रास्ता दिखाने जाएगा? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कुत्ते को अभी छोड़ता हूँ। क्रुद्ध किसान मुझे झोपड़ी की खिड़की से भाग जाने के लिए ललकार रहा था तो झोपड़ी के ऊपर के भाग में दिया जल जाने से प्रकाश हो गया और वह दिया खिड़की की ओर बढ़ आया था। दिए के प्रकाश में किसान की छोटी घुंघराली दाढ़ी और लंबी लंबी सामने झुकी हुई मूंछों से ढका चेहरा बहुत भयानक और खूंखार लग रहा था। खिड़की की ओर दिया लाने वाली स्त्री थी। किसान की बात सुनकर मेरे प्राण सूख गए। समझा कि अंधेरे में बहुत भटक गया हूँ। उस अंधेरे, सर्दी और थकान में बच्चे को उठाकर 7 मील चल सकना मेरे लिए संभव नहीं था। बच्चे के कष्ट के विचार से और भी अधीर हो गया। बहुत गिड़गिड़ा कर किसान से प्रार्थना की, भाई दया करो, मैं अकेला होता तो जैसे तैसे जाड़े और ओस में भी रात काट लेता, परंतु इस बच्ची का क्या होगा? हम पर दया करो, हमें कहीं भीतर बैठ जाने भर की ही जगह दे दो, उजाला होते ही हम चले जाएंगे। खिड़की के भीतर किसान के समीप आ बैठी औरत का चौड़ा चेहरा भी किसान की तरह ही बहुत रूखा और कठोर था, परंतु उसकी बातों से आश्वासन मिला। स्त्री बोली, अच्छा, उसके साथ बच्ची है, इस समय पड़ाव तक कैसे जाएगा? आने दो, कुछ हो ही जाएगा। किसान स्त्री पर झुंझलाया। क्या हो जाएगा? कहाँ टिका लेगी इन्हें? शहर के लोग हैं, इनकी मेहमानदारी हमारे बस की नहीं। स्त्री ने उत्तर दिया। अच्छा, नीचे जाकर कुत्ते को पकड़ो, उन्हें आने तो दो। किसान ने नीचे आकर झोपड़ी का दरवाजा खोला, कुत्ते को डांट कर चुप कर दिया और हमारे लिए बाड़े का मोहरा खोल दिया। स्त्री भी हाथ में दिया लिए नीचे आ गई। किसान और कुत्ता स्त्री के विरोध में असंतोष से गुर्राते जा रहे थे। किसान बोलता जा रहा था, बड़े शौकीन नवाब हैं, सैर करने वाले, चले आए आधी रात में रास्ता भूलकर। कहाँ टिका लेगी तू इनको? स्त्री ने पति को समझाया, बेचारे भटक कर परेशानी में आए हैं, कुछ तो करना ही होगा, आने दो। यह लोग ऊपर लेटे रहेंगे, हम लोग यहाँ नीचे फूस डालकर गुजारा कर लेंगे। किसान बड़बड़ाया, हम नीचे कहाँ पड़े रहेंगे? गैया को बाहर निकाल देगी कि मुर्गी को बाहर फेंक देगी? झोपड़ी के दरवाजे में कदम रखते समय मैंने टॉर्च से उजाला कर लिया कि ठोकर न लगे। कोठरी के भीतर दीवार के साथ एक गैया जुआली कर रही थी। टॉर्च का प्रकाश आंखों पर पड़ा तो गैया ने सिर हिला दिया और अपने विश्राम में विघ्न के विरोध में फुंकार दिया। दूसरी दीवार के समीप उल्टी रखी ऊंची टोकरी के नीचे से भी विरोध में मुर्गी की कुड़कुड़ाहट सुनाई दी। स्त्री ने हाथ में लिए दिए से दीवार के साथ बन जाने पर प्रकाश डालकर कहा, हम गरीबों का घर ऐसा ही होता है, बच्चे का हाथ पकड़कर ऊपर ले आओ, मैं रोशनी ले चलती हूँ। किसान असंतोष से बड़बड़ाता रहा। झोपड़ी के ऊपर के तल्ले में छत बहुत नीची थी, दोनों ओर ढलती छत
बीच में धन्नी पर उठी थी। धन्नी के ठीक नीचे भी गर्दन सीधी करके खड़ा होना संभव नहीं था। नीचे और संकरी खाट पर गंदे गूदर सा बिस्तर था। स्त्री ने बिस्तर की ओर संकेत किया, तुम यहाँ पर लेटे रहो, हम नीचे गुजारा कर लेंगे। स्त्री ने कानों में रखे कनस्तरों और सूखी हांडियों में टटोलकर गुड़ का एक टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाकर कहा, बच्चे को खिलाकर पानी पिला दो। उसने कोने में रखे घड़े से लेकर एक लोटा जल खाट के समीप रख दिया। स्त्री दिया उठाकर जीने की ओर बढ़ती हुई बोली, क्या करूं? इस समय घर में आटा भी नहीं है, सांझ को ही चुक गया, सुबह ही पंचक्की पर जाना होगा। स्त्री जीने की ओर बढ़ती हुई ठिठक गई, विस्मय से भवे उठाकर बोली, हैं? इतनी सी लड़की के गले में मोतियों की कंठी? उसका स्वर कुछ भीग गया। हम कुछ करे भी किसके लिए? लड़का लड़की घर पर थे तब कुछ हौसला रहता था। लड़की सयानी होकर अपनी घर चली गई, लड़के को शहर का चस्का लग गया। 2 बरस से उसका कुछ पता नहीं। जहाँ हो हे देवी माता, लोग उनको भी शरण दे। स्त्री नीचे उतर गई। तब भी असंतुष्ट किसान के बड़बड़ाने की ओर कुछ उठाने धरने की आहट आती रही। बच्ची थोड़ा गुड़ खाकर और जल पीकर तुरंत सो गई। मुझे गंधाते बिस्तर से उपकाई अनुभव हो रही थी। अपनी असुविधा की चिंता से अधिक चिंता थी डाक बंगले में हमारी प्रतीक्षा में असहाय पत्नी की। हम दोनों के न लौट सकने के कारण वह कैसे बिलख रही होगी। कहीं यही न सोच बैठे कि हम भेड़ियों या आतैयों के हाथ पड़ गए। हमें खोजने के लिए डाक बंगले की चपरासी को लेकर चोटी की ओर न चल पड़े। मस्तिष्क में चिंता की वेदना और पीठ थकान से इतनी अकड़ गई थी कि करवट लेने में दर्द अनुभव होता था। झपकी आती तो पीठ के दर्द और बिस्तर की असुविधा के कारण टूट जाती। करवटें बदलते सोच रहा था, रास्ता दिखाई देने योग्य उजाला हो जाए तो उठकर चल देंगे। खिड़की की सांधों से पौ फटती सी जान पड़ी। सोचा जरा उजाला हो जाए। नीचे सोए लोगों की नींद में विघ्न न डालने का भी ध्यान था। एक झपकी और ले लेना चाहता था कि नीचे से दबी दबी फुसआहट सुनाई दी। मर्द कह रहा था, बहुत थके हुए हैं, सूरज बांस भर चढ़ जाएगा तो भी उनकी नींद नहीं टूटेगी। स्त्री सांस के स्वर में बोली, तो बख्शीश में जो चाहे दे, मामूली आदमी नहीं है। लड़की के गले में मोतियों की कंठी नहीं देखी। दूसरी चिंता और लज्जा ने मस्तिष्क को दबा दिया। उस समय मेरी जेब में केवल 2.5 रुपये थे। बंगले से सूर्यास्त का दृश्य देखने आया था, बाजार में खरीदारी करने के लिए नहीं। लड़की के गले में कंठी नकली मोतियों की ₹1.25 की थी। दिए के उजाले में वे देहाती कंठी को क्या परख सकते थे। बहुत दुविधा में सोच रहा था, इन लोगों को क्या उत्तर दूंगा। कुछ बताए बिना चुपचाप ही कंठी दे जाऊं, बाद में 40-50 रुपये मनी ऑर्डर से भेज दूंगा। खिड़की की सांफों से काफी सवेरा हो जान पड़ा था। सोच ही रहा था लड़की को जगाकर नीचे ले चलूं कि जीने पर कदमों की चाप सुनाई दी और किसान का चेहरा ऊपर उठता दिखाई दिया। किसान का चेहरा रात की भांति निर्दय और डरावना ना था। वह मुस्कुराया, नींद खुल गई? मैं तो जगाने के लिए आ रहा था। धूप हो जाने पर बच्ची को इतनी दूर ले जाने में परेशानी होगी। किसान ने पुराने अखबार में लिपटी एक बड़ी सी पुड़िया मेरी ओर बढ़ा दी और बोला, ये लो, ये तुम्हारे ही भाग्य के थे। घर में आटा नहीं था जो 2 रोटी बना देते, इसलिए तो तुम्हें रात में हाके दे रहा था, पर घरवाली को बच्ची पर तरस आ गया। खेती के लिए जमीन ही कितनी है, अंडे बेचकर ही गुजारा करते हैं। बरसात के अंत में पापी पड़ोसी लोगों की मुर्गियों में बीमारी फैली तो हमारी भी मुर्गियां मर गई। मुर्गियां बचाने के लिए सही कुछ किया, पीर की दरगाह पर दिए जलाए, मुर्गियों का ढेरों लहसुन खिलाया, सरकारी अस्पताल से दवा भी लाकर दी, पर उनका काल आ गया था, बची नहीं। हाँ, यह मुर्गा बड़े जीवट का था। तुम्हें उन्हें जगा के क्या लेना है? नहीं उठते तो मैं जाऊं? अच्छा, जाता हूं। संभल कर, आहट न करो। गर्दन ऐसे दबा लेना कि आवाज न निकले, चीख न पड़े। छुरा ताक में है।
स्त्री पुरुष का परामर्श सुनकर मेरे रोम रोम से पसीने छूट गए। हत्यारों से शरण मांगकर उनके पिंजड़े में बंद हो गया था। सोचा पुकार कर कह दूं, मेरे पास जो कुछ है ले लो, लड़की के गले की कंठी ले लो और हमारी जान बख्श दो। फिर मर्द की आवाज़ सुनाई दी, बेचारी को रहने दो, मन नहीं करता। स्त्री बोली, मन न करने की क्या बात है, उसे रहने देकर क्या होगा, कहाँ बचाते छिपाते फिरोगे। मैंने आतंक से नींद में बेसुध बच्ची को बाहों में ले लिया। भय की उत्तेजना से मेरा हृदय धक धक कर रहा था। सोचा स्वयं ही पुकार कर गिड़गिड़ा कर प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करूं, परंतु गले ने साथ न दिया। यह भी ख्याल न आया कि यदि वे जान लेंगे कि मैंने उनकी बात सुन ली है तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अभी तो वे बात ही कर रहे थे, भगवान उनके हृदय में दया दे। सोचा यदि किसान के ऊपर आते ही मैं उसे धक्के से नीचे गिराकर चीख पड़ूं, पर जाने आसपास मील 2 मील तक कोई दूसरे लोग भी हैं या नहीं। सहसा दबे हुए गले से मुर्गी के कुड़कुड़ाने की आवाज आई। स्त्री का उपाल्लव भरा स्वर दिखाई दिया, देखो कहा भी था कि संभल कर गर्दन पर हाथ डालना। ओह, यह तो मुर्गी के काटे जाने की मंत्रणा थी। अपने भय के लिए लज्जा से पानी पानी हो गया। स्त्री का स्वर सुनाई दिया, मुर्गी के लिए इतना बिगड़ क्यों रहे हो, शहर के बड़े लोगों की बातें होती हैं, खातिर से खुश हो जाएं, बीमारी झेल कर भी बच गया, उसके लिए तुम आ गए। एक छोटी सी मुर्गी काल की आंख से बचकर छिप रही थी, वह बच्ची के लिए हो जाएगी। इस समय तुम्हारा काम चले, हमारा देखा जाएगा। किसान ने पुड़िया मेरे हाथों में दे दी और बोला, रात के भूखे हो, चाहे तो नीचे चलकर कुल्ला करके मुंह हाथ धो लो और अभी खा लो, मन चाहे तो रास्ते में खा लेना। बच्ची को उठाया, उसने उठते ही भूख से व्याकुलता प्रकट की। दोनों ने अखबार की पुड़िया खोलकर नाश्ता कर लिया। पेट भर नाश्ता करके मैं संकोच से मरा जा रहा था। किसान और उसकी स्त्री ने बहुत आशा से हमारी खातिर की थी। अपने अंतिम मुर्गा चूजा भी हमारे लिए काट दिए थे। मैंने संकोच से कहा, इस समय मेरी जेब में कुछ नहीं, केवल 2.5 रुपये हैं, अपना नाम पता दे दो, मनी ऑर्डर से रुपये भेज दूंगा। मैंने बच्ची के गले से कंठी उतारकर स्त्री की ओर बढ़ा दी, चाहे तो यह रख लो। स्त्री कंठी हाथ में लेकर प्रसन्नता से किलक उठी, हाय, इसे तो मैं मठ में चढ़ाकर मानता मानूंगी। हमारी मुर्गियों पर देवताओं की कोप दृष्टि न हो। स्त्री की सरलता मेरे मन को छू गई। रह न सका, कह दिया, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, कंठी के मोती नकली हैं। स्त्री ने कंठी मेरी ओर फेंक दी। घिरना और झुंझलाहट से उंगलियां छिटक कर बोली, रखो, इसे तुम ही रखो, शहर के लोगों से धोखे के सिवा और क्या मिलेगा। किसान ठगे जाने से क्रुद्ध हो गया। वह डाक बंगले का रास्ता बताने के लिए साथ न चला। दिन का उजाला था। हम राह पूछ पूछ कर बंगले पर पहुंच गए। पत्नी डाक बंगले के सामने अस्त व्यस्त और विक्षिप्त की तरह धरती पर बैठी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा ओस से भीगे सूखे पत्तों की तरह आंसुओं से तर और पीला था। आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल थी। वह बच्ची को कलेजे पर दबाकर चीख कर रोई और मुझसे चिपट चिपट कर रोती रही। पत्नी के संभल जाने पर मैंने उस रात के अनुभव सुना दिए। रात मेरे और बच्ची के असहाय अवस्था में गला काट दिए जाने के काल्पनिक भय में पसीना पसीना होकर कांपने की बात सुनकर उसने भी भय प्रकट किया। हाय, मैं मर गई। पत्नी को बच्ची के कंठी के लिए किसान, स्त्री के लोभ और कंठी के विषय में सच्चाई जानकर उसके खिन्न हो जाने की बात भी बता दी। पत्नी ने मुझे उलाहना दिया। उन देहातियों को कंठी के बारे में बता खिन्न करने की क्या जरूरत थी। कंठी मठ में चढ़ाकर उनकी भावना संतुष्ट हो जाती। सोचा किस भूल के लिए अधिक लज्जा अनुभव करूं, काल्पनिक भय में पसीना पसीना हो जाने की भूल के लिए या सच बोल देने की भूल के लिए।